Hello everyone, how are you? Today I am coming with the topic of saving and investment and their trends. आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about that the meaning of the saving and the meaning of the investment. But before exploring the particularly topic, I want to give a brief introduction about the today topic. What content I will be included in today's lecture. So first of all, I will discuss today lecture. First, meaning of the saving, बचत का अर्थ, देन टाइप्स ऑफ द सेविंग, बचत के प्रकार, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेवल ऑफ सेविंग्स, बचत को प्रभावित करने वाले कारक, इंपॉर्टेंस और मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, विनियोग का अर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस विनियोग का महत्व, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, विनियोग को प्रभावित करने वाले कारक, और कॉजेस स्लो रेट ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, भारत में इनके धीमी गति के पीछे क्या कारण है, और एट द लास्ट सजेशंस और द रेमेडीज फॉर इम्प्रूविंग द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सुझाव हो सकते हैं, वो कौन सी बातें हो सकती हैं जिसको अपनाने के बाद हम बचत और विनियोग में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मीनिंग ऑफ द सेविंग से। मीनिंग ऑफ द सेविंग में जैसे आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है S = Y-C। तो S क्या है, Y क्या है और C क्या है? तो S का मतलब हुआ सेविंग, Y का मतलब यहाँ जो आपका Y है वो डिफाइन करता है इनकम को, और C डिफाइन करता है कंजम्पशन को। तो जब आप बात करेंगे कि सेविंग है क्या, तो सेविंग इट्स इन अ वेरी सिंपल वर्ड, सेविंग का मीनिंग हो सकता है द पार्ट ऑफ मनी और द पार्ट ऑफ अर्निंग। यू कैन यूज एनी वर्ड। यदि मनी आप कह रहे हैं, मुद्रा कह रहे हैं, मुद्रा को भी बोल सकते हैं, या अर्निंग आय को भी बोल सकते हैं। सो द पार्ट ऑफ मनी विच इज नॉट स्पेंट ऑन द कंजम्पशन, जिसको आपने उपभोग पर व्यय नहीं किया है, इट इज कॉल्ड द सेविंग, वही आपकी बचत कहलाती है। जैसे हम इसको यदि एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इलाबरेट करना चाहें, तो इफ इन अ वन डे अ पर्सन हु अर्न 100 rupees in a day and he spent 40 rupees on the consumption and save ₹60 as the saving। तो इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 100 रुपए कमा रहा है और वो उसमें से 40 रुपए उसने अपने व्यय कर दिए, अपने उपभोग पर व्यय किए हैं। अब ये उपभोग कैसा भी हो सकता है, अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, या किसी और आइटम्स पे भी वो एक्सपेंसेस कर सकता है। तो किसी भी तरह के यदि आइटम पर उसने व्यय किया हुआ है, किसी भी मद पर यदि व्यय किया हुआ है, तो उसको करने के बाद यदि टोटल अमाउंट में से कुछ बचता है तो वही उसकी सेविंग कहलाएगी, उसको हम लोग कहेंगे बचत। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग को क्लियर करनी है कि Y = Y-C, इट मीन्स Y = द सेविंग, सॉरी Y = इनकम, S = सेविंग एंड द C = कंजम्पशन। S को हम कहेंगे बचत, Y को कहेंगे आय, और C को कहेंगे हम लोग उपभोग। तो सेविंग का मतलब क्या निकला, यदि हम लोग इसको कहें डिपॉजिटिंग कैश इन सेफ प्लेस, किसी सुरक्षित जगह पर अपनी आय को या अपनी जमा को बचाकर रखना या जमा करना। मिनिमल रिटर्न एट मिनिमम रिस्क, कम रिस्क पे रिटर्न की बात सोचना, या कम जोखिम पर वापसी की बात, या कम जोखिम पर जिस सेविंग को हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी रिटर्निंग, उसकी वापसी। और थर्ड है यूजफुल इनटू मीट आउट शॉर्ट टर्म नीड एंड एट इमरजेंसी पीरियड। ये जो सेविंग होती है ये हमें कब काम में आती है, यहाँ पे दिया यूजफुल इनटू मीट आउट शॉर्ट टर्म नीड, यदि हमारी छोटी छोटी जरूरतें हैं और उसको यदि हमें पूरा करना है तो ये हमारी बचतें काम आती हैं, या फिर एट द इमरजेंसी पीरियड, किसी आकस्मिक समय पे, किसी ऐसे समय पर जब हमें पैसे की सख्त जरूरत होती है, तो इस तरह की सेविंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वाई पीपल्स बिलीव इन सेविंग।
लोग आखिरकार बचत पे विश्वास क्यों करते हैं? हम चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके पास इनकम है या उसके पास मनी है तो वो उसमें से किसी न किसी अमाउंट को बचाना चाहता है, उसके कुछ न कुछ पार्ट को सेविंग के फॉर्म में रखना चाहता है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि वाई पीपल्स बिलीव इन सेविंग, लोग आखिर बचत में विश्वास क्यों रखते हैं। द फर्स्ट कॉस्ट फैक्टर इज द फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, टू बाय समथिंग इन फ्यूचर, भविष्य में कुछ खरीदने के लिए, और टू हैव मनी अवेलेबल और फॉर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस, किसी आकस्मिक समय में या ऐसी कंडीशन जो हमने सोची भी ना हो, और उस कंडीशन में, उस सर्कमस्टांसेस में यदि हमें मनी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी लोग पहले से सेविंग करना चाहते हैं। पहले से सेविंग करने का मतलब जब उनके पास अर्निंग होती है तभी से वो कुछ अमाउंट को सेव करना शुरू कर देते हैं। टू हैव अ हैंडसम फंड व्हेन दे गेट रिटायरमेंट, या फिर जब वो रिटायर होते हैं, वो ओल्ड एज पे आते हैं और उनके पास उनके लिवलीहुड्स का, उनके जीविकोपार्जन का कोई सोर्स नहीं होता है, तो वो इसी सेविंग से अपना जो जीविकोपार्जन होता है, या अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। एंड द लास्ट इज टू हैव मनी फॉर द ओल्ड एज लिवलीहुड, द सेम थिंग। यदि कई बार हमें बुढ़ापे में या ओल्ड एज में जब हमारे पास इनकम के सोर्सेज नहीं होते हैं, हमारे पास मनी नहीं होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एस्टिमेट करके, उसका अनुमान लगाकर ही लोग वर्तमान से, या इसको कह लीजिए प्रेजेंट टाइम से ही अपनी सेविंग्स को बनाना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज द बेसिक फैक्टर्स बिहाइंड व्हाई पीपल्स बिलीव इन द सेविंग्स। उसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि लोग सेविंग में विश्वास रखते हैं। देन द नेक्स्ट इज द व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड द इनकम। सेविंग आर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इनकम। किसी भी व्यक्ति की जो बचत होगी वो उसकी आय पर निर्भर करती है। हम सभी जानते हैं कि यदि हमारे पास अर्निंग नहीं है, यदि हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, तो हम सेविंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में देने वाली बात है कि सेविंग्स आर कंप्लीटली और द ट्रूली डिपेंड्स ऑन द इनकम, पूरी तरह से आय पर निर्भर करती हैं। जिसके पास आय ज्यादा होगी उसके पास सेविंग भी उतनी हो सकती है, क्योंकि यदि पास इनकम के सोर्सेज हैं तो लोग उसमें से सेविंग आराम से कर लेते हैं। और तो यहाँ मैंने जो एक पर्टिकुलरली चार्ट दिया हुआ है, आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा कि इनकम एंड द सेविंग दोनों ही है। कि यदि इनकम ज्यादा है तो सेविंग का ग्राफ भी ज्यादा होता है, और दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन कैसा? यदि इनकम है तभी हमारी सेविंग है। तो सेविंग्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द इनकम। जो आपकी बचत है वो पूरी तरह से जुड़ी हुई होती है आय के साथ में। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हमारी है सेविंग की। सेविंग क्या है, हम लोग अब यदि इस पे बात करेंगे तो सेविंग के लिए हम लोग कहेंगे कि दो तरह की सेविंग्स होती हैं। द काइंड्स ऑफ द सेविंग्स वी कैन डिवाइड इन द टू पार्ट्स। सेविंग वी कैन डिवाइड इन द टू पार्ट्स, प्राइवेट सेविंग एंड द पब्लिक सेविंग। प्राइवेट सेविंग्स क्या होती हैं? द अमाउंट ऑफ इनकम विच लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज कॉल्ड प्राइवेट सेविंग्स। इसका मतलब हुआ कि आय का वह हिस्सा जो टैक्सेस को देने के बाद, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्राइवेट सेविंग, निजी बचत में हम लोग बात कर रहे हैं। निजी बचत का मतलब जो हमसे आपसे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी बचत में हम लोग कह रहे हैं कि टैक्सेस देने के बाद या फिर कंजम्पशन पे एक्सपेंसेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, जो आपके पास फंड बचता है, वही सेविंग है। यहाँ पे सेविंग का मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू t माइनस सी। तो y का मतलब यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया है इनकम है, और t माइनस सी का मतलब टैक्सेस एंड कंजम्पशन। आप टैक्सेस और कंजम्पशन को यदि इनकम में से माइनस कर देते हैं, y माइनस टी माइनस सी, तो आपको मिल जाती है प्राइवेट सेविंग। y का मतलब आपका इनकम, t का मतलब टैक्सेस, c का मतलब कंजम्पशन। इन तीनों को यदि आप माइनस करते हैं तो आपको मिलती है
प्राइवेट सेविंग या निजी बचत। दूसरी हम लोगों ने बात यहाँ स्लाइड में आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने लिखा है पब्लिक सेविंग, और इसको डिफाइन किया हुआ है द पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक अफेयर्स इज कॉल्ड पब्लिक सेविंग्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि सरकार के आय का वह हिस्सा जो उसने टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट किया है, जो उसने कर के रूप में संग्रहित किया है, और उस टैक्सेस के फॉर्म में जो इनकम होती है सरकार को या जो रेवेन्यू होती है, उसमें पब्लिक के लिए किए गए खर्चे, कौन से खर्चे सरकार करती है? वी ऑल नोज वेरी वेल दैट expenses on the hospital, expenses on the education, expenses on the infrastructure facilities. Infrastructure means transportation, on the railway, on the buses, on the road, on the highways, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड भी यदि सरकार व्यय कर रही है लोगों के लिए रोजगार देने के लिए, तो इन खर्चों को करने के बाद, इन सारे खर्चों को जो पब्लिक के ऊपर सरकार करती है, इसको करने के बाद जो बचता है मीन्स जो अमाउंट बचा हुआ बचता है, लेफ्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक सेविंग। यहाँ पे क्लियर करना है टी माइनस जी टैक्सेस है, जी का मतलब एक्सपेंडिचर से हम लोग यहाँ लेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर से लेंगे कि ये टैक्सेस में से, टैक्स मतलब टैक्स रेवेन्यू, आय यहाँ हुई सरकार के लिए टैक्सेस, और इन रेवेन्यूज में से यदि सरकार पब्लिक के लिए एक्सपेंसेस कर रही है तो उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो इधर पे दोनों चीजें क्लियर है कि प्राइवेट सेविंग क्या है और पब्लिक सेविंग क्या है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो बता रही है फैक्टर इफेक्टिंग लेवल ऑफ द सेविंग। वो कौन कौन से कारक हैं जो इनकम को या इनकम नहीं, यहाँ पे बचत की बात हम लोग कर रहे हैं, बचत को प्रभावित करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लोगों में वित्तीय स्वतंत्रता यदि होती है, लोग यदि वित्तीय रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, फाइनेंशियली यदि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो दे बिलीव इन टू सेव, वो बचत करना चाहते हैं। इसके बाद बात आती है द सेकेंड पर्टिकुलरली फैक्टर इज द सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कई बार जो सेविंग का रीजन होता है वो होती है हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा। सोशल स्टेटस को भी देखते हुए पब्लिक में हम आप आते हैं, तो पब्लिक अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए उसको बचाए रखने के लिए भी सेविंग करती है कि फ्यूचर में जो हमारा प्रेजेंट टाइम में स्टेटस है, यदि हम हाईली स्टेटस को बिलोंग करते हैं, हमारा यदि उच्च जीवन स्तर है और भविष्य में हम अपने उस स्तर से नीचे रहने लग जाए, तो ये उनके सोशल स्टेटस के बिल्कुल एडवर्स होता है, विपरीत होता है, तो वो वर्तमान में ही अपनी सेविंग को प्रमोट करते हैं। थर्ड इज द बिजनेस पर्पस। समटाइम्स पीपल वांट टू स्टार्ट बिजनेस। यदि वो बिजनेस करना चाहता है फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में भी किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहता है, तो दिस फैक्टर ऑल्सो इफेक्टिंग द लेवल ऑफ सेविंग। वो ज्यादा से ज्यादा बचत करना चाहेगा। यहाँ लेवल का मतलब होता है स्तर, ज्यादा से ज्यादा वो सेविंग्स को करना चाहेगा। नेक्स्ट है अनफोर्सीन इमरजेंसीज। अनफोर्सीन इमरजेंसीज का मतलब वो चीजें जो दृश्य नहीं है, भविष्य के वो हिस्से जो हमें वर्तमान में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होने के बाद भी उन सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए, उन परिस्थितियों का भविष्य में सामना करने के लिए लोग अपने इनकम के लेवल को बढ़ाते हैं या ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने में बिलीव करते हैं। एंड द लास्ट इज द अर्निंग लेवल एंड द सोर्सेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अर्निंग लेवल यदि आपका ज्यादा है, आय अर्जन का स्तर यदि ज्यादा है, एंड यू हैव द लॉट्स ऑफ द सोर्सेज टू अर्न मनी, तो यू कैन सेव मच मोर। आप ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हैं यदि आपके पास आय के स्रोत ज्यादा हैं तो। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट मीनिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से कि इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन इंक्रीजिंग द नेशंस स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। हम इन्वेस्टमेंट की यदि बात करते हैं तो बचत हम आप भी करते हैं, बचत के बाद विनियोग हम आप भी करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जो वर्ड्स दिए गए हैं कि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर, यह एक तरह का व्यय है, विनियोग एक तरह का व्यय है। किसमें है? ऑन इंक्रीजिंग द नेशंस स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कहीं ना कहीं राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाने में मदद करता है।
नेक्स्ट जो इसमें बात है, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द सेक्रीफाइसिंग सम मनी वैल्यूज in the present with the expectation of making gains as profit in future. Again I am repeating, investment refers to the sacrificing some money value in the present, वर्तमान में अपने आय का वो हिस्सा जो हम त्याग करते हैं। त्याग करने का मतलब ऐसा नहीं किसी और को देते हैं, त्याग का मतलब है we keep the particular amount as saving, हम अब उसको एक बचत के तौर पे रखते हैं, तो उसको हम लोग कह रहे हैं सेक्रीफाइस अमाउंट, सेक्रीफाइसिंग अमाउंट, ठीक है, त्याग करने वाली राशि। तो द प्रेजेंट विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग गेन्स एज प्रॉफिट इन फ्यूचर, वर्तमान में वो बचत करते हैं इस चीज की एक्सपेक्टेशंस के साथ में, इस आशा के साथ में कि भविष्य में उसको इससे लाभ कमाना है या भविष्य में इस बचत से उसको प्रॉफिट होगा। सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, ये हमारी पूंजीगत चीजों को बढ़ाता है। हम करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें कैपिटल यदि हम गुड्स की बात करें तो जैसे हाउस हो गया, या फिर लैंड हो गई, या फिर कोई बिल्डिंग हो गई, या फिर कोई इस तरह की बिल्डिंग को लेना जो हम आउटलेट पे देना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, तो इस तरह की चीजों में भी इंक्रीमेंट हमारी इन तरह की चीजों के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें और क्या चीजें होती हैं, द हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में की बात यदि हम लोग बात करते हैं तो इट इज फिल विद द हाई रिस्क, इसमें उच्च जोखिम होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है, लंबे समय में हमको इससे कुछ भी रिटर्निंग मिल सकती है। या यदि हम बात करें कि इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कितने सालों में होता है, तो लॉन्ग टर्म होता है, लंबी अवधि का होता है। परचेज ऑफ द एसेट, इससे हम संपत्तियों का क्रय करते हैं। एंड द पोटेंशियल ऑफ द हाई रिटर्न, इसके साथ साथ में इस चीज की भी संभावना होती है कि जो रिटर्न होगा वो काफी हाई लेवल का होगा। नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, तो Y equal to C plus S, C means consumption, I means investment, S means saving, and the Y equal to income. So here saving is always equal to investment. हमारे पास जितनी सेविंग होती है हम उसको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट का पर्टिकुलर स्रोत क्या है, हम कहाँ कहाँ पर विनियोग करना चाहते हैं। बाइंग प्रॉपर्टी, संपत्तियों को खरीदने में, जस्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग, हाउस एक्सेट्रा। इन्वेस्ट इन द शेयर, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट और द इन रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक्स में हम लोग अपने इस सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं। और द फॉर्म बिजनेस, किसी व्यवसाय को हम लोग स्थापित भी कर सकते हैं। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, हम लोग सोचें कि आखिर इन्वेस्टमेंट की क्या हमें जरूरत है, तो क्वेश्चंस अबाउट द इन्वेस्ट मनी पहला आता है यहाँ पर कि हम इन्वेस्ट क्यों करें। तो हाउ मच, या हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं, कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि आखिर जब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो हाउ मच मनी डू वी नीड, हमें कितनी मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ेगी या कितना हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा। देन सेकेंड जो कंसिडरेबल पॉइंट रहेगा, ध्यान देने वाली बात रहेगी, वो रहेगा हाउ मच रिस्क, रिस्क का लेवल पर्टिकुलरली कितना है, हाई लेवल रिस्क है या ये कहिए कि रिस्क का जो लेवल है वो मॉडरेट है, मध्यम है, या लेस रिस्क है, या एकदम कम हमारा जोखिम है। देन कैन वी लॉस मनी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं और इफ we are going to invest the concerned saving in somewhere and in future the money can be loss, हो सकता है कि हमारी जो पूंजी हो हम इसको खो भी सकते हैं, हमें घाटा भी हो सकता है। एंड some more questions obviously arise in our mind, कुछ और भी हमारा बातें हमारे दिमाग में आती हैं, वो क्या होती हैं, can we turn our investment in cash, क्या हम अपने इस इन्वेस्टमेंट को कैश में या लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड का मतलब सीधा सा है कैश में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। जो हमारा विनियोग किया जा रहा है इसको कैश के फॉर्म में नकद या रोकड़ में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। कन्वर्ट करने का मतलब परिवर्तित करना। इन फ्यूचर हाउ मच वी अर्न बाय इन्वेस्टमेंट, भविष्य में हम इस इन्वेस्टमेंट से कितना कमा सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग पहले ध्यान देते हैं, उसके बाद ही कोई भी व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करता है।
देन नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे इसमें डायमेंशंस हैं, बहुत सारे इसमें फीचर्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं, स्लाइड पे दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। जो सरकार होती है वो आधारभूत सुविधाएं, जैसे मैंने बार बार कहा, यातायात हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे जो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो कर सके, उसकी ग्रोथ हो सके। दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा। यदि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इसका जो हमको आउटपुट मिलेगा, इसका जो हमको रिटर्न मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस सेक्टर। हमारे यहाँ सेवा क्षेत्रों में वृद्धि होती है। सेवा क्षेत्र क्या होता है? यदि हम लोग इसकी बात करें तो जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, दीज आर द सर्विस सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट, उत्पादन से जुड़ी हुई जितनी भी इकाइयां होंगी उनमें वृद्धि होती है। देन these convert the output in economic welfare and employment generation। लोगों का इससे भला होता है या सामाजिक कल्याण होता है। साथ ही साथ में ये जो सेक्टर जब बढ़ते हैं, इनमें जब डेवलपमेंट होता है, इनका ग्रोथ होता है, तो ये लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं या रोजगार के अवसर देते हैं। आफ्टर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट, जस्ट लाइक हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर एंड द फूडिंग। लोगों में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो दे कैन अर्न सम मनी, वो कुछ कमा सकते हैं और उसके कारण उनकी हेल्थ, उनकी फूडिंग या खान पान, उनका रहन सहन, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, सब में सुधार होता है। इट्स क्रिएट द क्रिएशन ऑफ स्किल्ड मैन पावर। यदि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होगा। स्किल्ड का मतलब कुशल श्रमिक हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा होंगे, या हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, जो हमारे यहाँ मानव संसाधन होगा, वो ज्यादा इसको कहिए तकनीकी बेस्ड होगा, या कह सकते टेक्निकल बेस्ड होगा, उनके पास ज्यादा ज्ञान होगा। देन टेक्निकल इन्हेंसमेंट, यदि स्किल्ड मैन पावर है तो मैंने कहा कि टेक्निकल इन्हेंसमेंट पूरी तरह से हो सकता है, तकनीकी विकास होता है। ज्यादा से ज्यादा हम जो नई तकनीकियां हैं उनका इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को उस तकनीकी को चलाने का, उस तकनीकी के बारे में लोगों के पास में पूरा ज्ञान होता है, पूरी जानकारी होती है। देन इट इंक्रीज द डिमांड एंड द सप्लाई। यदि हमारे यहाँ टेक्निकल डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, और यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या सर्विस यूनिट हो, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई करती है। देन इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। कहीं ना कहीं पर यदि डिमांड और सप्लाई बढ़ती है तो हम आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही जा रही है, बस वो यहीं से समझने वाली बात है कि जैसे ही हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खुद से अपनी चीजों को बनाते हैं, अपने ही देश में चीजें बनने लगती हैं, उनकी पूर्ति होने लगती है, और यदि मार्केट में हम खुद सप्लाई कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने का, हमारा आर्थिक विकास होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं, और एट द लास्ट हमारी इकोनॉमी फुल डेवलप्ड हो जाती है। जिस तरह से हमारा फुल डेवलपमेंट होता है उसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट स्लाइड इज द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आखिर वो कौन से कारक हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं? द फर्स्ट इज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि इन्वेस्टमेंट पर हमको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा विनियोग करना चाहते हैं। देन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, यदि सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से हमें टैक्स में रिबेट मिलता है, कंसेशन मिलती है, सब्सिडी मिलती है, यदि सरकार दे रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देन गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार यदि ज्यादा से ज्यादा आधारभूत संरचना पे व्यय कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए मनी को या फंड को इन्वेस्ट कर रही है, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, या लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि लोगों को रिटर्न इंटरेस्ट के फॉर्म में ज्यादा मिलेगा। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी एक फैक्टर होता है कि यदि रिसर्च मतलब अनुसंधान और या फिर तकनीकी विकास की संभावना यदि ज्यादा होती हैं, या ये कहें कि इस बात की व्यवहार्यता ज्यादा है कि टेक्निकल एडवांसमेंट ज्यादा हो रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, तब भी लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। देन द बैंकिंग फैसिलिटीज, यदि ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज हैं हमारी कंट्री में या हमारे आसपास, तब भी
ये हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर सकती है, हमारे विनियोग को निर्धारित करती है। एंड द लास्ट इज द टैक्स इंसेंटिव्स ऑन द सेविंग्स। यदि बचतों पर हमें टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है, यदि करों में छूट मिल रही है या कुछ विशेष प्रकार के हमें सरकार लाभ प्रदान कर रही है, तो भी हम इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ द स्लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भारत में जो दर है उसके धीमी होने के क्या कारण है कि बचत और जो विनियोग है वो धीमी गति से होता है। द फर्स्ट इज द विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी। भारत में गरीबी सबसे ज्यादा है, तो ये पुअर पर्सन्स या पुअर्स का परसेंटेज ज्यादा होने के कारण यहाँ पर सेविंग कम है, इनकम ही कम है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिलेशन होता है। सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। देन लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का कम होना। लोगों की जो आय है वो कम है, इसलिए भी लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कंजम्पशन में ही जो उनकी अर्निंग होती है वो खत्म हो जाती है। देन द हाई इन्फ्लेशन रेट। भारत में ज़्यादातर मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, महंगाई ज़्यादा होती है, और महंगाई ज़्यादा होने के कारण लोगों की आय रहेगी, लोगों की जो आय होती है उसका अधिकतम हिस्सा होता है वो व्यय हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कम से कम लोग सेविंग कर पाते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है। देन द लैक ऑफ डिमांड। यदि हम लोग बात करते हैं मांग की, तो मांग की भी यहाँ काफ़ी कमी है, क्योंकि लोगों के पास में यदि इनकम का लेवल अच्छा नहीं होगा, आय के स्रोत कम होंगे, तो वहाँ पर डिमांड भी कम होती है। टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी और हाई टैक्स बर्डन। भारत में जो टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी है, कर की जो संरचना है वो बहुत जटिल है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर को लगाया जाता है, जिसमें जो टैक्स की स्लैब्स होती हैं, जो कर की दरें होती हैं, वो प्रगतिशील हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेस होने के कारण भी यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हमारे यहाँ कल्चर कम होता है, क्योंकि लोगों के पास टैक्स का बर्डन ज़्यादा है। कर का भार ज़्यादा होने से लोग अपनी आय का अधिकतम हिस्सा उस कर को चुकाने में खर्च कर देते हैं। एंड द लास्ट इज़ द लेस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। कम से हमारे यहाँ जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो काफ़ी कम हैं, जैसे बैंकों की कमी है या अप्रोचेबल नहीं है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत कम हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी लोग जो हैं उनकी सेविंग और उनके इन्वेस्टमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उनकी बचत पर और उनके निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देन लास्ट इज द what suggestion if we adopt which will be increased the rate of investment and savings। वो कौन से कारक हो सकते हैं जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ा सकते हैं। द फर्स्ट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़। यदि बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए या बैंकिंग सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेविंग्स को और अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। देन द रूरल डेवलपमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंडिया। भारत को जैसे हम लोग गांव का देश कहते हैं, तो इस बिहाफ पे रूरल डेवलपमेंट की बात ज़्यादा सोची जानी चाहिए, क्योंकि भारत में यदि ज़्यादा से ज़्यादा रूरल डेंसिटी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट पे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को पहुँचाया जाए, ऐसे अवसर दिए जाएं जिससे लोगों की इनकम बढ़े। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.